नमस्कार, मैं हूं कल्पिता। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, ये सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो इसी कंफ्यूजन से क्लियरिटी की ओर ले जाने वाला हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है क्या करें क्या ना करें। आज हम हार्ट डिसीजेस और उसके प्रिवेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर और वेलनेस कंसल्टेंट डॉक्टर प्रेम जोशी जी। वेलकम टू द शो डॉक्टर। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हार्ट डिसीजेस हो रहे हैं, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी। हार्ट डिसीज का हम कितना भी क्योर ढूंढ ले, लेकिन प्रिवेंशन आज भी सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो हार्ट डिसीज के प्रिवेंशन के लिए बेसिकली 3 मेन चीजें होती है। हमें हमारा डाइट प्रॉपर रखना है, खान पान में ध्यान रखना है, हमें एक्सरसाइज करनी है प्रॉपरली, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जीनी है, एक्टिव लाइफ जीनी है, और हमारे मन को कंट्रोल में रखना है, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है। अगर हम ये 3 चीज करते हैं, अच्छे से डाइट पे कंट्रोल करते हैं, एक्टिव लाइफ जीते हैं और स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, तो हम हद तक न केवल हार्ट डिसीज को बल्कि बहुत सारी रोग से अपने आप को बचा सकते हैं। आपने अभी डाइट की बात की, तो हार्ट डिसीज के मामले में स्पेसिफिकली हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल, हार्ट डिसीज ऐसा है जो बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज है जी। यानी कि हमारी ही हेल्थ की वजह से ये होता है और बहुत हद तक ये प्रिवेंटेबल है। डाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। डाइट में सबसे पहले ये है, जो आजकल की लाइफस्टाइल हम देखते हैं कि हमारे बाहर का खाना, आउटसाइड फूड बहुत हद तक बढ़ते जा रहा है। जंक फूड बढ़ रहा है, पैक फूड बढ़ रहा है, तो ये तो डेफिनेटली बहुत ही हानिकारक है। सिर्फ हार्ट डिसीज नहीं, सभी डिसीज के ये मूल कारण में से एक है। तो हमें उस तरह से बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको डाइट में देखनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है फाइबर। आजकल हम देख रहे हैं फाइबर की चर्चा सब जगह हो रही है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हमको क्या करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। उसमें भी रॉ फूड, रॉ वेजिटेबल, जितना हम खा सके उतना खाना है। जैसे हम बोलते हैं कि सैलेड खानी चाहिए, तो हम जब देखते हैं कि इंडियन जो थाली आती है, अगर हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो सलाद के नाम पे या तो 2 काकड़ी होगी या 2 पीस ऑनियन होगा, ऐसा नहीं होता। सलाद होता है एक पूरा बाउल भर के, एक मील रिप्लेसिंग सलाद। मतलब आपने एक बार सलाद खा लिया तो आप एक मील को रिप्लेस कर रहे हो। आइदर आप उसको ब्रेकफास्ट से रिप्लेस कर सकते हो या लंच से रिप्लेस कर सकते हो, और उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है, उसको हेल्दी भी बनाया जा सकता है। तो आपको बहुत अधिक मात्रा में, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो जितना भी खाना है उतना अलाउड है। बाकी हर चीज में लिमिटेशन होता है। सलाद और वेजिटेबल आप बिल्कुल खा सकते हैं। आपने अगर मील रिप्लेसमेंट सलाद नहीं भी खाना है, आपको बाकी भी जैसे रोटी हुई, सब्जी हुई, दाल चावल ये भी खाना है, तो भी एक गोल्डन रूल रखिए कि पहले एक बड़ा बाउल आप सलाद खा लीजिए, उसके बाद में फिर जितनी भूख है उतना आप रोटी, दाल चावल जो हम नॉर्मल मील खाते हैं वो खाना चाहिए। पूरा पेट सिर्फ इन्हीं चीजों से, रोटी सब्जी दाल चावल से नहीं भरना है। एटलीस्ट 50% हम सलाद खाना है, उसके बाद में खाना है। तो सबसे पहले सलाद की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाना है। दूसरी बात है जो शुगर होता है, सबसे खतरनाक है व्हाइट शुगर, जो चीनी या शक्कर के नाम से हम लेते हैं, जो हर घर में सुबह सुबह चाय के साथ से लेकर रात के मीठे तक जी ये चलते ही रहता है सिलसिला। तो ये मीठे के सिलसिले को हमको रोकना है। मतलब मीठा मतलब कार्बोहाइड्रेट और सीधे सीधे कैलोरी। अभी कार्बोहाइड्रेट में भी सारे कार्बोहाइड्रेट नुकसानदायक नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल मतलब जो आसानी से शरीर को अवेलेबल है, जैसे चीनी, वो हमने खाई, वो ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही है, वो तुरंत घुल के हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन वो इतने आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे गेहूं में कार्बोहाइड्रेट है या चावल में कार्बोहाइड्रेट, वो किसी चीज के साथ मिला हुआ है, अभी तक उसको हमने केमिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जी। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ठीक है, उसका भी अति नहीं करना, बट वो उचित है। अगर किसी चीज में अगर कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडेड है वो हम खाते हैं तो ठीक है, लेकिन शक्कर हो गया, गुड़ हो गया,
कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, इस तरह के, या जूसेस हो गए। फ्रूट और फ्रूट जूस में भी फर्क है। फ्रूट आप कितना भी खा सकते हैं, लेकिन जूस आपको अवॉइड करना है। वेजिटेबल जूस आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट या इतनी अधिक कैलोरी नहीं होती, बट फ्रूट का जूस आपको अवॉइड करना है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट में शुगर, फिर लोग बोलते हैं कि अच्छा हम शक्कर नहीं खा सकते तो गुड़ खा सकते हैं क्या? तो गुड़ नहीं खा सकते तो चीनी ये शहद खा सकते हैं क्या? तो ये सभी ऑलमोस्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, इनसे हमको बचना चाहिए। तो अभी आपने बताया कि शक्कर, गुड़ या शहद तीनों ही हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। तो ऐसे में अगर मीठे की क्रेविंग हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मीठे की क्रेविंग होगी तो फ्रूट्स बहुत सारे ऊपर वाले ने डिफरेंट कलर के, डिफरेंट। अभी शुगर में तो कोई फ्लेवर भी नहीं है, कोई टेस्ट भी नहीं है, एक मीठा छोड़ दे, लेकिन अंगूर में मिठास भी है और अंगूर का टेस्ट भी है। अंजीर में मिठास भी है और अंजीर का टेस्ट भी है। तो इतने ब्यूटीफुल चीजें छोड़ के ये प्लेन शुगर में, फिर भी अगर हमको किसी चीज में, जैसे दूसरी चीज है, हमको उसको मीठा करना ही है, तो उसका सबसे अच्छा और इजी अल्टरनेटिव है डेट्स, खजूर। ओके। जो गीले खजूर होते हैं, हाँ। उसको हम किसी भी रेसिपी में एज ए शुगर का सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम फाइबर के साथ है, हमने उसको एक्सट्रैक्ट नहीं निकाला है। तो वहां पे खजूर इज अ वेरी गुड सप्लीमेंट। दूसरा एक आता है, जैसे बहुत सारे मार्केट में आर्टिफिशियल स्वीटनर आते हैं, वो केमिकल बेस्ड होते हैं, वो नहीं लेना है। लेकिन एक स्टीविया नाम का एक पौधा होता है जो तुलसी के जैसे होता है, उसके पत्ते अगर आप ऐसे भी चबाओगे तो बहुत स्वीट होते हैं। उसके कुछ प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन प्रोडक्ट अगेन, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो तो प्रॉपरली उसका रिसर्च कर लीजिए कि उसमें एक्चुअल स्टीविया कितना है। और दूसरा, बट स्टीविया लीव्स काफी एक सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं। उसका साइड इफेक्ट, या साइड इफेक्ट नहीं बोल सकता हूँ, एक ऐसी चीज है कि उसमें आफ्टर में कुछ बिटर टेस्ट आता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बट वो भी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि वो एक झाड़ का पत्ता ही है। और आपने अभी फल खाने के बारे में बात की, तो सीजनल फ्रूट्स का डाइट में कितना समावेश करना चाहिए? इस सीजनल फ्रूट का बहुत अच्छी मात्रा में समावेश करना चाहिए। वेजिटेबल के बाद जो क्वांटिटी सेकंड आती है, वेजिटेबल आपके जो फूड पिरामिड हम बोलते हैं, उसके बेस में वेजिटेबल होना चाहिए, उसके ऊपर फ्रूट्स होने चाहिए। फ्रूट्स को आप अच्छी मात्रा में ले सकते हैं, इवन डायबिटिक भी है तो आप मॉडरेट क्वांटिटी में फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट से इतना तुरंत शुगर नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर आपका शुगर बहुत अनकंट्रोल है तो फ्रूट की मात्रा, और उसमें से भी जो ज्यादा जूसी फ्रूट होते हैं, जिसमें से जूस आसानी से निचोड़ के निकाला जा सकता है, जैसे संतरा हो गया, मौसम्बी हो गए, ग्रेप्स हो गए, इस तरह के फ्रूट का बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना है। और जो थोड़े ड्राई टाइप के फ्रूट है, जिसमें आसानी से जूस हम नहीं निकाल सकते, जैसे सेब हो गया, एप्पल हो गया, पेयर हो गया, पपैया हो गया, इस तो फूड में हम अच्छी मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, कई बार ये भी बताया जाता है कि हमें खाने में ऑयल की मात्रा कम रखनी चाहिए, तो ऐसे कौन से ऑयल्स है जो हमें यूज करने चाहिए, या फिर किस तरह से हम वो मात्रा कम कर सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली ऑयल की मात्रा कम करनी चाहिए। अगर मेरा ओपिनियन सुने तो ऑयल की मात्रा 0 कर देनी चाहिए अगर पॉसिबल है, क्योंकि ऑयल इज प्योर ट्राइग्लिसराइड जो आगे चल के ब्लॉक बनने के डायरेक्ट उसमें उसका रोल है। तो ऑयल अगर नहीं खाना है तो सबसे अच्छा आइडियल सिचुएशन है, लेकिन हम ट्रेडिशनली कई सालों से इस तरह से बना रहे हैं कि सबसे पहले पैन के बाद जो पहली चीज अंदर जाती है वो ऑयल ही जाती है जी। तो कोशिश करके, वैसे जीरो ऑयल की भी बहुत से रेसिपी मिलती है, मैं भी कई बार जीरो ऑयल खाना बनाता हूँ और बहुत हद तक वो बनाया जा सकता है। जैसे हमारा ऑयल बेसिकली 2 चीज में जाता है, एक तो हम कोई चीज फ्राइड बनाते हैं उसमें जाता है, और दूसरा हम जो रोज की सब्जियां बनाते हैं, तो सब्जी अगर ग्रेवी वाली हो तो वो बिना ऑयल से लगभग उतनी ही टेस्टी बनाई जा सकती है जी। सूखी सब्जियों में फिर भी तकलीफ आती है, लेकिन वो भी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से एफर्ट डालना पड़ता है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कुछ इनपुट आपका भी चाहिए जी, जरूर। तो अगर वो भी किया जा सकता है तो सब्जियों में तो मेरे हिसाब से ऑयल की जरूरत नहीं है। ये आपको समोसा ही खाना है या वड़ा ही खाना है तो बात अलग है, उसके भी आजकल सब्स्टिट्यूट है, आप एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर सकते हो, बेक्ड चीजें खा सकते हो। तो ऑयल पहली बात है कि खाना ही नहीं है। अगर खाना है या ऑयल के बिना नहीं गुजारा होता है तो एज ए सेकेंडरी ऑप्शन कि कौन सा ऑयल खाना है। जी। तो ऐसा ऑयल खाना है
जो रिफाइंड ना हो, लेकिन अभी उसमें भी सब रिफाइंड ही मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। जितना रिफाइंड कोई भी चीज, जैसे रिफाइंड फ्लावर हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, रिफाइंड शुगर हो गया, रिफाइंड है मतलब हमारे शरीर में बहुत जल्दी चिपक के वो ब्लॉकेजेस बनाने के लिए ही बना है, लेकिन अब उसके बिना गुजारा नहीं है। तो ऐसे ऑयल को यूज करना है, जैसे आयुर्वेद में बताया कि तिल का तेल अच्छा है, लेकिन आजकल लोग उसका इस्तेमाल कम करते हैं जी। वैसे भी सर्दियों में तिल का तेल हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑलिव ऑयल आता है, वो काफी अच्छा है, लेकिन ऑलिव ऑयल का उपयोग हमें कुकिंग में नहीं करना है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट, जो स्मोकिंग पॉइंट है, वो बहुत कम होता है। और हम किसी भी ऑयल को अगर स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं तो वो बहुत ही घातक ऐसे ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। उससे हमको बचना है। ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म, जब उसमें धुआं निकलने लग जाए, कई रेसिपी में बताते हैं ऑयल को गर्म करो, उसमें से धुआं निकलने लग जाए, इतना गर्म मत करो ऑयल को, वो ट्रांस फैट बन जाता है, जो कि कई कंट्री में बैन है। फैट्स 3 टाइप के होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। इसमें जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो कुछ हद तक शरीर के लिए, मतलब ऑयल में भी अगर हम खाते हैं तो इतने घातक नहीं है, लेकिन जो सैचुरेटेड फैट है वो नुकसान करता है, और सबसे ज्यादा नुकसान करता है जो ट्रांस फैट है। सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट अगर हम उचित मात्रा में बैलेंस बना के खाते हैं तो वो खाया जा सकता है, लेकिन ट्रांस फैट तो हमको बिल्कुल ही बैन करना है, क्योंकि कई कंट्री में उसको बैन किया गया है। बेसिकली ये जो ऑयल रीहीट होते जाता है या बहुत सारे बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं, इसमें ट्रांस फैट होता है, तो हम जो भी खा रहे हैं तो ट्रांस फैट से हमको बिल्कुल बचना है। बाकी फैट में भी ऑयल और उससे बचना है। इसके बाद कुछ लोगों की ये भी एक आती है कि अगर हम ऑयल बिल्कुल ही नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कैसे चलेगा, हमारे जॉइंट्स कैसे चलेंगे, या फिर कुछ साइंटिफिक क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कई विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, वो फैट में ही मिलते हैं, तो वो हमें कैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा है कि तेल नहीं खाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैट नहीं खाना है। आप तिल का तेल मत खाइए, आप तिल खाइए। आप नारियल का तेल मत खाइए, आप नारियल खाइए। आप सोयाबीन का तेल मत खाइए, आप सोयाबीन खाइए। सोर्स खाना एज अ होल, उसके नेचुरल उसमें वो आप खा सकते हैं, तो आपको उसमें से नेचुरल जो फैट्स है, नेचुरल विटामिन, नेचुरल मिनरल वो मिलेंगे, लेकिन जो ऑयल के साइड इफेक्ट है उससे भी आप बच सकते हैं। आपने अभी बताया कि हमें ऑयल अवॉइड करना चाहिए, फिर भी जैसे आपने ही बताया कि सदियों से हमारे यहाँ ऑयल में ही चीजें पकाई जाती है, तो उन चीजों के लिए अगर ऑयल की रिप्लेसमेंट हम घी से कर ले तो वो कितनी मात्रा में फायदेमंद रहता है? ये थोड़ा सा विषय अलग हो जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से घी का सेवन करना कई हद से, जैसे वात रोग हो या पित्त रोग हो, उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मॉडर्न साइंस की तरफ से देखेंगे तो उसमें भी फैट है। तो अगर आपको रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज के, अगर आप उसकी तरफ है, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, या आपको किसी तरीके का हार्ट डिसीज ऑलरेडी हो गया है, तो घी से भी परहेज करेंगे तो अच्छे रहे। जैसे आपने अभी रिस्क फैक्टर की बात की, तो ये रिस्क फैक्टर ना बढ़े इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वही जो हम चर्चा कर रहे हैं कि डाइट प्रॉपर रखें, एक्सरसाइज प्रॉपर रखें, स्ट्रेस को संतुलित रखें, तो हम इन सब से बच सकते हैं। बहुत लोगों का डेस्क जॉब होता है जो कि बैठ के किया जाता है। दिन के 5-6 घंटे तो वो बैठे ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? कुछ ऑफिसेस में मैंने ऐसे सुना है, देखा तो नहीं है, वो लोग एक अलार्म लगाते हैं कि एवरी आवर वो एक अलार्म बजेगा और 3 मिनट का विंडो पीरियड दिया जाएगा। 3 मिनट में सारा स्टाफ उठ के कोई एक्टिविटी करेगा, स्ट्रेचिंग करेगा, वॉकिंग करेगा, एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे जाएगा। देखिए, ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जिसमें हम कंटिन्यूसली 8 घंटे काम करते हैं। हाँ, कुछ जॉब है, जैसे आप ट्रेन ड्राइवर हो तो, या कोई आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपको जितनी देर आप उस सीट पे हो आपको कंटिन्यूसली 100% अलर्ट रहना पड़ता है। लेकिन बाकी जो हम डेस्क जॉब की बात करते हैं उसमें 8 घंटा कोई काम नहीं करता है, तो उसमें समय निकालना होता है। आजकल हमने देखा है कई ऑफिस में इस तरह से अलार्म सिस्टम होते हैं। 1 घंटे में अलार्म बजता है, 3 मिनट का विंडो पीरियड होता है, उसमें आप स्ट्रेचिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा जगह पे ही जॉब कर लीजिए, इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। अदरवाइज भी आप कंटिन्यूसली कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा नेक एक्सरसाइज कर लिया आपने, हाथों की स्ट्रेचिंग कर ली। तो जहाँ पे विल है वहां पे वे है। अगर आपको इच्छा है
तो आप ऑफिस में भी एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको एक्सक्यूज देना है तो आप घर में भी नहीं करोगे। जी। तो ये हमारे विल पावर के ऊपर है कि हम कहाँ करना चाहते हैं। बाकी सिचुएशन को दोष देना ये तो उचित नहीं है। सर, आपने अभी ऑफिस में किए जाने वाले एक्सरसाइज के बारे में बताया, लेकिन ऑफिस से या हमारी पर्सनल लाइफ से जो स्ट्रेस आता है उसे कैसे मैनेज करें? देखिए, हम लोग वेल्थ को मैनेज करते हैं, एसेट को मैनेज करते हैं। हमको स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस हमको लेना ही नहीं। मतलब स्ट्रेस आए और फिर हम उसको मैनेज करें, ये तो बहुत निगेटिव सिचुएशन हो जाती है। स्ट्रेस शुड नॉट बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ की स्ट्रेस आ रहा है। तो बात यह है कि ठीक है, बोलना तो बड़ा आसान है कि स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन उसके लिए करना क्या है? उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे ऑफिस का स्ट्रेस है। ऑफिस का स्ट्रेस इसके लिए आता है, अधिकतर मैंने देखा है कि हम लोग कुछ काम को धीरे धीरे टालते हैं जी, और फिर जब उसकी डेडलाइन आती है तो हम जागे होते हैं और फिर डेफिनेटली आपको स्ट्रेस है। अगर आप आपका काम समय से पर्टिकुलर करें और जो भी फाइनल डेट है उस दिन अगर रेडी रहेंगे तो काम की तरफ से तो स्ट्रेस आएगा। ऐसे नहीं कि स्ट्रेस तो आएगा, और स्ट्रेस ऐसी कोई बुरी चीज भी नहीं है। स्ट्रेस हमको हमारा 110% देने के लिए मोटिवेशन देता है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो बहुत से बड़े काम कोई करेगा ही नहीं। तो स्ट्रेस जरूरी है, लेकिन एक लिमिट में। वो हमारे को उस सिचुएशन के बियॉन्ड बॉदर नहीं करना चाहिए। अभी सिचुएशन है, वो स्ट्रेस आया, हमने वो एक्टिविटी पूरी की बहुत, लेकिन वो चीज हम अगर घर में लेके जाते हैं, घर का स्ट्रेस ऑफिस में लेके आते हैं, तो वो बहुत ही गलत चीज है। और बहुत बार जो आपने बोला है कि घर से स्ट्रेस मिलता है, डेफिनेटली ऑफिस से ज्यादा कई लोगों को घर से स्ट्रेस मिलता है। उसकी बेसिक चीज है कम्युनिकेशन की कमी। वाइफ हस्बैंड में, भाई बहन में, बेटे में, बाप में, आजकल कम्युनिकेशन कम होते जा रहा है। जी। हम लोग कम्युनिकेशन भी कैसा होता है, हम अपनी बात करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि बोलना है। कम्युनिकेशन क्लास हम जाते हैं तो हमको बोलना सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन बोलने से ज्यादा सुनना होता है। जी। आप सुनिए सामने वाले की बात। आजकल सुनना कोई भी नहीं चाहता है, बोलना तो हर कोई चाहता है, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, लेकिन आपका पॉइंट क्या है, आप मुझे बताइए। अगर इस तरह से हम सुनने और सामने वाले को समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें बहुत हद तक हम ओवरकम कर सकते हैं और ये स्ट्रेस नहीं आए। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? डेफिनेटली कि जैसे अभी हमने दो चीज की बात तो कर ली, डाइट की और एक्सरसाइज की। जैसे मैंने पहले बताया था कि तीसरा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हमको जो बताया मैंने डाइट में वो फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना, ये तो बहुत डीप है, लेकिन एक छोटी सी टिप देता हूं कि रोज एक ऐसा कारण आप ढूंढिए जिसमें आप खिलखिला के एटलीस्ट एक बार तो हंसे दिन में, तो आपका स्ट्रेस चुटकियों में गायब हो जाएगा। और इसी तरह से स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी टिप्स बताई, बहुत ही अच्छे तरीके बताए जिससे हम कोई भी डिसीज प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हमें इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में नए विषयों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, टेक केयर।